या नहीं है, जो यति नरसिंहानंद का है या वो जो तलवार बांट रहे हैं अखिलेश यादव ने उसे ट्वीट किया है? जी, ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। जब पुलिस के पास एप्लीकेशन जाएगा, कार्रवाई तभी होती है। जज साहब को जो दिखाया जाता है, जज साहब वही देखते हैं, इसलिए एप्लीकेशन जरूरी है। ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि ना तो कांग्रेस, ना तो समाजवादी, ना तो कोई भी पार्टी जो है वो कंप्लेन नहीं कर रही है। देखने में जब मुसलमानों की बात आती है तो वो अपनी स्ट्रिक्टनेस की हदें पार कर जाते हैं, घरों को बुलडोज कर देते हैं, प्रॉपर्टियां जब्त कर लेते हैं। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि यदि नरसिम्हानंद सरस्वती जी लगातार मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, उनके पैगंबर को गाली दे रहे हैं, यहाँ तक कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गाली दे रहे हैं, ये उकसा रहे हैं। और जब मुसलमान सड़कों पे आता है तो यही मुझे शक है कि यही लोग जो है फिर ये दंगा कराते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ये यही लोग शामिल हैं, क्योंकि इनकी तमाम जो है वीडियो सामने आ चुके हैं कि किस तरह से ये देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये अब से नहीं, ये काफी अरसे से इसी लाइन पे चल रहे हैं और ये तशद्दुद की लाइन है। ये जो लाइन है टेररिज्म की लाइन है। बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी को बोलने पाबंदी है, लेकिन आप अच्छी बातें बोलो जिसका अच्छा असर पड़े लोगों के ऊपर और लोग आपकी बातों को गहराई से लें। यतिनंद ने आज से नहीं, मैं तो इनको देख रहा हूँ 8-10 सालों से रेगुलर ये जहर उगल रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये कोई अपना संगठन वगैरह बनाए हुए हैं और उसको ये हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे आज के डेट में पूरे इंडिया में बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, तो उसके पहले ही अपना एक संगठन और तैयार करना चाहते हैं और उसमें युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। तो आपको युवाओं को जोड़ने के लिए बहकाने की क्या जरूरत है, नफरत फैलाने की क्या जरूरत है? आप अच्छे काम करके उनको जोड़िए ना। कौन कहता है? आप अच्छे काम करोगे, हम भी आपके साथ जोड़ने को तैयार हैं। तो और भी बहुत सारी खबरें हमारे साथ आजम सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं, मैं उनका इस्तकबाल कर लेता हूं। फिर जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, रियाज अली साहब आ गए, तबरेज आलम सिद्दीकी साहब, मोहम्मद अरशद खान साहब, ये सारे लोग जुड़ गए, अभी और लोग जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले आजम सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सोशल एक्टिविस्ट हैं आजम सिद्दीकी साहब, बड़ी बेबाकी से चीजों को लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और वो कागजी कार्रवाई पे ज्यादा यकीन रखते हैं। उनका कहना है कि सड़कों पे उतरने से ज्यादा बेहतर है कि आप कानूनी लड़ाई लड़िए, आप लेटर भेजिए, आप पिटीशन दाखिल कीजिए और जहां तक आप जा सकते हैं कानूनी लड़ाई में वहां तक जाइए, ये उनका कहना है। और अभी यति नरसिंहानंद का आपने मामला सुना ही, जिस तरह का बयान आया है, जो तलवारें तकसीम करने का मामला सामने आया है, उस पर भी आजम सिद्दीकी साहब ने एक पिटीशन कर दी है और उनकी बड़ी नजर रहती है और हमारे प्रोग्राम को वो देखते नहीं। आज वो हमारे साथ जुड़े हैं और मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि आजम सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े और हम उनसे बातचीत करें। कि सबसे पहले आजम सिद्दीकी साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है, लखनऊ से ताल्लुक है, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। क्यों आपको लगा आजम सिद्दीकी साहब कि अब वक्त आ गया है कि आप जो है यूएनओ तक का दरवाजा खटखटाएं? क्यों आपको ऐसा महसूस हुआ? मुमताज जी, बहुत शुक्रिया, आपने हक की आवाज को है। हमारे जो यूपी सरकार है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। देखने में जब मुसलमानों की बात आती है तो वो अपनी स्ट्रिक्टनेस की हदें पार कर जाते हैं, घरों को बुलडोज कर देते हैं, प्रॉपर्टियां जब्त कर लेते हैं। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि यदि नरसिम्हानंद सरस्वती जी लगातार मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, उनके पैगंबर को गाली दे रहे हैं, यहाँ तक कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गाली दे रहे हैं, ये उकसा रहे हैं। और जब मुसलमान सड़कों पे आता है तो यही मुझे शक है कि यही लोग जो है फिर ये दंगा कराते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ये यही लोग शामिल हैं, क्योंकि इनकी तमाम जो है वीडियो सामने आ चुके हैं कि किस तरह से ये देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये यूपी सरकार जो है मौन है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है कि हम यूनो में कंप्लेन करें, इसलिए हमने यूनो में कंप्लेन किया।
और हमने तमाम यूनो के थ्रू हमने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना को, प्रेसिडेंट ऑफ रसिया को खास तौर पर उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि उनसे इन पर जरूर लगाम लगेगा। नहीं नहीं बिल्कुल। और नहीं आपको ये बिल्कुल सही है, लेकिन कैसा माहौल कैसा आप देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि देखिए ये भी शिकायत है कि इस तरफ भी लोग हैं। अभी जो जो वाकया हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो इन्वॉल्व है, वो काम कर रही है, वो जासूस भी पैदा कर रही है, वो अटैक भी करवा रही है। तो यहाँ का माहौल जिस तरह से बड़ी तेजी से बदल रहा है, और इसको आप किस तरह से देखते हैं? कैसे आपको क्या लग रहा है अभी आदम सिद्दीकी साहब? और जो अपोजिशन का जी रोल है वो कितना आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है? कहीं कोई दम दरूद है या नहीं है? जो यति देखिए नरसिंहानंद का है या वो जो तलवार बांट रहे हैं, अखिलेश यादव ने उसे ट्वीट किया है। जी, ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। जब पुलिस के पास एप्लीकेशन जाएगा, कार्रवाई तभी होती है। जज साहब को जो दिखाया जाता है, जज साहब वही देखते हैं। इसलिए एप्लीकेशन ज़रूरी है। ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि ना तो कांग्रेस, ना तो समाजवादी, ना तो कोई भी पार्टी जो है वो कंप्लेन नहीं कर रही है। कंप्लेन करने पर कार्रवाई होगी। जी मुमताज भाई। कंप्लेन करने पे क्या डिमांड क्या है आपकी? क्या क्या आपने डिमांड की है? अगर वो पिटीशन आपके पास हो और पिटीशन अगर दिखा पाए, अगर हार्ड कॉपी हो, नहीं है मेरे ख्याल से। अभी हार्ड कॉपी जबानी तो नहीं बता है। दीजिए क्या, वैसे जबानी बता दीजिए क्या हमारा है आप तो। हमारा मुसलमानों का मेन मुद्दा है सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेन मुद्दा है। और उनके हर इंसान जानता है कि मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, और ये लगातार नाम लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली बक रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गाली बक रहे हैं, ये हजरत मरियम को गाली बक रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गाली बक रहे हैं। तो ये तमाम इंसानों को और खासकर मुसलमानों को, जो उनके प्रॉफिट्स हैं, वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब भी मुसलमान सड़कों पे उतरता है एजिटेशन के लिए, जो उसका राइट्स है, तो उसके घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको गोलियां मार दी जाती हैं। ये भारत देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है, और लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ही सुबह हो रहा है। जी मुमताज भाई। नहीं बिल्कुल ये आपके शिकायत है और आपका ये वो है। तो मतलब आप चाहते हैं कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट करने हम के ये बजाय? चाहते हैं कि आज मुसलमानों आज की मैंने भी एक अपील की है कि तमाम लोग जो है वो कुछ न करे तो एक लेटर लिखे सादा सादा सदर जमहूरिया को। जिस तरह का माहौल यहाँ बनाया जा रहा है, तो कम से कम एक लेटर लिखे। क्या क्या ये मुनासिब है आजम साहब? बिल्कुल कार्रवाई होगी। देश आप देख रहे हैं कि हमारे तमाम भाइयों ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वर्दियां अपनी फाड़ दी थी। हमने देखा है कि हमारी बहन श्रेष्ठा थी, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे। तमाम हमारे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग पुलिस में हैं वो किसान का बेटा है, जो आर्मी में है वो किसान के बेटे हैं, हर जगह उन्हीं का खून शामिल है। तो ये लोग जो है मतलब देश के जो है वास्तविक प्रेमी हैं देश के, और एक आम नागरिक हर जगह मारा जा रहा है। हम इलेक्शन के टाइम देखते हैं कि बम विस्फोट करा दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो विकास जो है वो विकास की चीजें जो है एक अलग साइड में हट जाती हैं। तो भारत देश के लिए बहुत शर्मनाक है, और खासकर मुसलमानों के तो अब जान पे आ गई है। ईमान पे तो उनको तार तार किया जा रहा है, लगातार गाली दी जा रही है, उनके प्रॉफिट को गाली दी जा रही है। अब मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? अब एक अंतिम रास्ता उसके पास जो यूनो का है, और वो हमने इसीलिए उस पर कंप्लेन की है। बिल्कुल आपने कंप्लेन किया। हमारे साथ एक और बड़े खास मेहमान जुड़ गए, फिरोज बख्त अहमद साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे, कॉलम निगार हैं, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं और मुल्क के हालात पर भी उनकी नजर है। मैं बहुत ज्यादा बात न करके, बहुत जल्द हमारे साथ राशिद रिजवी साहब भी जुड़ जाएंगे। मैं सिर्फ एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं फिरोज बख्त साहब कि जिस तरह से आपने वीडियोस देखे होंगे, उस पर कार्रवाई हुई है, 10 लोग अरेस्ट हुए हैं कि घर घर जा करके तलवारें तकसीम करने का कुछ लोगों ने काम किया। वो तो किया ही, लेकिन यति नरसिंहानंद फिर एक बार आए और उन्होंने ये कहा कि साहब आईएसआईएस
जैसी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए, अजरंग दल, बजरंग दल, फजरंग दल, कोई इससे काम नहीं चलने वाला है। अब तो ISIS जैसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और उसी तरीके से खुदकश बम्बार्ड जो है वो हमें बनाने पड़ेंगे, तब मुकाबला हो पाएगा। तो इस तरह की बातें खुल्लम खुल्ला, ये चूंकि आप जो है बहुत बैलेंस बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि इस पे कि क्या ये मुनासिब है इस तरह से खुल्लम खुल्ला, और ये इस पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फिरोज बख्श साहब। जी जी, देखिए ऐसा है, ये एक निहायत ही सीरियस इशू है जो भी आपने दर्शाया है, बताया है अपने सामाइन को। और सबसे पहले तो डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, आपको और आपके तमाम सामाइन को मेरा दिल से आदाब। ये जो आपने इनका आचार्य इनका यति जी का बताया है, ये अब से नहीं, ये काफी अरसे से इसी लाइन पे चल रहे हैं और ये तशद्दुद की लाइन है। ये जो लाइन है टेररिज्म की लाइन है और इससे समाज के अंदर बहुत ही, ये समझिए कि न सिर्फ ये कि बेचैनी फैलती है बल्कि समाज बंट जाता है इसमें। तो जो भी कुछ इन्होंने कहा है, तलवारें बांटी हैं, ये कहा है कि ये RSS और ये अजरंग दल और बजरंग दल कुछ भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ये समझिए अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। और हिंदुस्तान जैसे सुलझे हुए मुल्क के अंदर ना तो ऐसी जबान की कोई समझिए जगह है और ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है, और ये खुद ही साइडलाइन हो गए। अगर ये समझते हैं कि इनकी जहनियत के कुछ लोग इनकी बातों को पसंद करेंगे, तो ये टोटली कॉर्नर्ड हो गए हैं, अलग हो गए हैं। बासूरत इनको कभी कभी तवज्जो चाहिए होती है, अटेंशन चाहिए होती है, तो इस तरह की खुराफाती बातें करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी मतलब ये है कि कई मर्तबा इन्होंने इस तरह का जो है टेररिस्ट एटीट्यूड जो है दिखाया। तो ये, और मैं एक बात और बता दूं कि इनको कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। अगर कोई समझे कोई बजरंग दल या कोई इस तरह की और ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्सिस ऑफ इविल पे काम करती है, तो मैं, मेरे ख्याल से पहले तो ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है नहीं जो एक्सिस ऑफ इविल को लेके काम करती है। लेकिन बावजूद इसके मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इनको, यति जी को अपने जबान पे जो है कंट्रोल करना चाहिए। ये मुहज्जिब लोगों का मुल्क है और वो ये ना समझे अगर वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो उनके जो हम दीन लोग हैं, जो उनके हम मजहब लोग हैं, वो उनकी हिमायत करेंगे। और ये बता दूं मैं कि इस वतन के जो बिरादरान वतन है, हमारे हिंदू भाई हैं, वो बहुत ज्यादा सेकुलर हैं, बहुत अच्छे हैं, और उन्हीं की वजह से मुल्क के अंदर चैन और अमन की फिजा बनी हुई है। नहीं, बिल्कुल देखिए, ठीक बात है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। हिंदुस्तान की सियासत पर भी राशिद रिजवी साहब की नजर है। मैं बहुत लंबी चौड़ी इस पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ, चूंकि आप एडवोकेट हैं और चीजों को देखते हैं, क्या जो यति नरसिंगा नंद ने कहा या जिस तरह से तलवारें तकसीम की गई, ये कह के कि साहब जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, अगर अपने बहनों को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो हर घर में तलवार होनी चाहिए, और ये कह के तकसीम की गई दो चीजें। क्या ये मेरे नजदीक तो ये है कि ये मुसलमानों को नहीं बल्कि गवर्नमेंट को थ्रेट है और सिस्टम को थ्रेट है। पहली बात तो ये कि ये, दूसरी बात ये कि तलवार लाया कौन, कहां से सप्लाई हुई, बनी कहां इतनी तलवारें कि जो घर घर तकसीम हो रही? राशिद, ये एक दिन में तो बनी नहीं होंगी, तो हमारा खुफिया विभाग ये तमाम कहां है? राशिद रिजवी साहब। जी मुमताज भाई, ये बहुत ही अफसोस की बात है और इसको गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। कहीं न कहीं ये सरकार पर निशाना है, लॉ एंड ऑर्डर पर उंगली उठाई जा रही है।
उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को एकदम निकम्मा साबित करने की कोशिश की कि अगर आपको बचाना है तो आपको तलवार उठाना है। मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं है, पुलिस कुछ नहीं है, कोर्ट कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। तो ये चीजों पर सरकार को तो फौरन संज्ञान लेना चाहिए। और वैसे भी हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी में ये कहा गया है कि आपकी आजादी वहीं तक सीमित है जहां किसी और की आजादी पे खलल ना पड़े। आप अपने बयानात दो, लेकिन जो जेन्युइन है उस पे आप बयान दो। आप लड़कियों को ऊपर उनको कैसे चलना है, उनको अपने ऊपर अपने लिए कैसे ख्याल रखना है, इन सब चीजों के ऊपर आप बात करो कि आप लोग लेट नाइट घर से बाहर मत निकला करो, आप लोग अच्छे पहनावे के साथ निकला करो, आप लोग फालतू का मोबाइल पर अननोन जो सोशल मीडिया पर इनविटेशन आते हैं उसको एक्सेप्ट मत करो। तो आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी को बोलने पाबंदी है, लेकिन आप अच्छी बातें बोलो जिसका अच्छा असर पड़े लोगों के ऊपर और लोग आपकी बातों को गहराई से लें। यतिनंद ने आज से नहीं, मैं तो इनको देख रहा हूँ 8-10 सालों से रेगुलर ये जहर उगल रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये कोई अपना संगठन वगैरह बनाए हुए हैं और उसको ये हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे आज के डेट में पूरे इंडिया में बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, तो उसके पहले ये अपना एक संगठन और तैयार करना चाहते हैं और उसमें युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। तो आपको युवाओं को जोड़ने के लिए बहकाने की क्या जरूरत है, नफरत फैलाने की क्या जरूरत है? आप अच्छे काम करके उनको जोड़िए ना। कौन कहता है आप अच्छे काम करोगे हम भी आपके साथ जोड़ने को तैयार हैं। आप काम तो अच्छे करो। आपको खतरा किससे है? आखिर हुआ क्या है इतने दिनों में भारत के अंदर कि हिंदुओं की लड़कियां खतरे में पड़ गई, औरतें खतरे में पड़ गई, बच्चे खतरे में पड़ गए, कुछ हिंदू खतरे में पड़ गया। किससे खतरे में है? मुमताज भाई, मैं आपको एक चीज अभी वाज़ेह कर रहा हूँ और उसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो आज हमारे यहाँ हो रहा है, ये गुज़िश्ता 30-35 साल पहले आपका पाकिस्तान में हुआ करता था। यकीनन जैसे बहुत सारे पाकिस्तान में भड़काऊ मौलवी होते थे, जो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नौजवानों को बहकाते थे, भड़काते थे। उसका अंजाम ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है कि वो वापस आना चाहता है और आ नहीं पा रहा है। क्योंकि जिनको बहाया गया सरकार ने, ज़ियाउल हक की सरकार ने जिनको बहाया, जिनको पाला, परोसा और उनकी हर ऐप पर नज़रें अपनी दबा के रखी, सरकार ने वहाँ की कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसे लोगों के साथ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज उन्हीं की इतनी सारी एजेंसियां, इतनी सारी तंजीमें बनी हैं कि सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब किसको अब किस तरीके से कंट्रोल करें। तो हमको डर वही है कि कहीं ऐसे हालात हमारे यहाँ ना हो। देवादिदेव भगवान महादेव से जी, तो हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई हालात इस तरह के पैदा हों जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए नुकसानदेह हों। आज आप देखिए ना, पाकिस्तान के पास उसका अपना है क्या? हम तो वैसे भी पाकिस्तान से तो बहुत आगे थे। हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे, ऐसा नहीं है कि हम आज भी उससे पीछे हैं, लेकिन हमको इन गलतियों से बचना है, इन चीजों के ऊपर नजर रखना है कि हमारे युवाओं को पाकिस्तान इस्तेमाल ना करे। आपने शायद हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोभाल साहब, अजीत डोभाल जी, अजीत डोभाल जी का आपने सुना होगा कि वो मुसलमानों से ज्यादा जासूसी के लिए हिंदू लड़कों को ट्रैप कर रहे हैं। तो आप बताइए कि हिंदू लड़के ट्रैप किस बेस पे हो रहे हैं? पैसे के बेस पे हो रहे हैं। उनको पैसा चाहिए, आप पैसा दे रहे हो तो आपके लिए जासूसी कर रहे हैं। कल को अगर उनको आप दंगा कराने का पैसा दोगे तो कोई दंगा नहीं करेंगे वो? ये आप सोचिए कि आप अगर उनको दंगा कराने के लिए फंडिंग करोगे, वो दंगा भी कराएंगे, देश में आग भी लगाएंगे। तो जिस देश में शांति, सुकून, चैन, अमन नहीं होगा, वो देश कैसे प्रोग्रेस करेगा? ये आप देखिए। वो देश
कैसे प्रोग्रेस करेगा। हमने अपनी आंखों से बांग्लादेश को उभरते हुए देखा, संवरते हुए देखा और बर्बाद होते हुए भी देखा। पाकिस्तान का तो इतना मैं नहीं जानता, जब मैं बहुत छोटा था या नहीं भी था दुनिया में, क्योंकि हमारी खुद की डेट ऑफ बर्थ 81 की है, तो पाकिस्तान का इतना नहीं पता। लेकिन बांग्लादेश को हमने देखा था, जिस तरीके से बांग्लादेश ने अपने यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में काम किया, एजुकेशन पे काम किया। एक ऐसा वक्त था कि बांग्लादेश से लोग इलाज कराने इंडिया आते थे, बांग्लादेश से लोग पढ़ने इंडिया आते थे। आज का वक्त क्या हो गया है कि इंडिया से लोग पढ़ने बांग्लादेश जा रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन, स्पेशली मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो उसने कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाया था, लेकिन जो हरकतें वहां हुई हैं उससे क्या नुकसान हुआ कि बांग्लादेश फिर पीछे आ गया। भारत के आगे कभी नहीं गया, ना जा सकता है वो भारत के आगे, क्योंकि भारत की जैसी अर्थव्यवस्था उसकी नहीं है। लेकिन जो उसके समकक्ष देश थे उससे तो वो बहुत आगे निकल गया था। लेकिन आज जो स्थिति वहां की है, वो स्थिति ये दिखा रही है कि उसने बांग्लादेश को बहुत पीछे कर दिया। तो यार हमको इसी चीज का है कि हमारा हमारा अपना देश है, और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान बाहर के हैं, मुसलमान ये हैं, मुसलमान वो हैं, तो भाई उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पैदा भी इसी मिट्टी में हुआ हूँ, मरूंगा भी इसी मिट्टी में, चाहे अपनी मौत मारूं चाहे तुम मारो, दफन तो हमको यही होना है। हमको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कुवैत, कतर, ओमान, ईरान, इराक, आपका जॉर्डन, इजिप्ट, ये कोई मुल्क हमको जमीन नहीं देगा दफन होने के लिए। हमको दफन हमारी मिट्टी में होना है, चाहे मैं अपनी मौत मरूं चाहे तुम्हारी तलवार से मरूं। और तलवार लहराने का अधिकार, अगर आप लहरा रहे हो तलवार ऐसे इस तरीके से खुली हवा में ये हरकतें कर रहे हो और सरकार खामोश है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि वो सरकार को नाकारा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को नाकारा साबित करने की कोशिश कर बिल्कुल यही बात बिल्कुल है। यही बात है, मैं मैं आगे बढ़ूंगा। राशिद रिजवी साहब, और मैं चूंकि यहाँ पे दिखा रहा था, मैं इनके देखिए ये सवाल जवाब क्या देखिए। करता हूँ अभी। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे, तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का। तो ये आपने सुना कि किस तरह से वो ये बात कर रहे हैं। और इसी तरह का बयान जो यति नरसिंहानंद का है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जरूर वो आप देखें। और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ हैं अनिल यादव जी, छोटे नरसिंहानंद। एक अजीब सी घटना, और हिंदुओं के लिए तो कुछ अजीब भी नहीं है, बहुत दिनों से 1400 साल से लगातार हो रही है, लेकिन घृणित बहुत है। बांग्लादेश की ये जो घटना, दीपू दास का जो मर्डर जिस तरह से हुआ, और उसके बाद कई लोगों का, हालांकि ये कोई अकेला मर्डर नहीं है, ये तो किसी कारणवश लोगों के सामने एक दो। खैर मैं पूरा नहीं चाहता कि उसको पूरा दिखाऊं, सब आप लोग देखे हुए। मैं आगे बढ़ूंगा और हमारे साथ और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मैं उस पे चर्चा करूंगा। तो हमारे साथ आजम सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने यूएन तक को लेटर लिखा है इन तमाम मसलों पर, और मैं उस पे चर्चा करूंगा। लेकिन